हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एवोल्यूशन क्लासेस। जिन बच्चों ने अब तक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो कृपया करके जाकर देखें उन सभी को भी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि 3 पार्टों के अंदर हम बहुत सारी सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। और जो हम आज नया टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है प्लास्टिड्स। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, जिसके लिए हम जेनस ग्रीन के इसके लिए स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली क्या करते हैं, जेनस ग्रीन हम स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा, हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहाँ पर क्या रफ अपीयरेंस करवा देते हैं उसकी। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से उसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारा किसके अंदर मदद करता है, लिपिड फॉर्मेशन में मदद करता है। स्टेरॉइड लाइक हॉर्मोन्स भी बनवाता है, स्टेरॉइड लाइक हॉर्मोन्स बनाने में भी मदद करता है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा। अब हम जो नया टॉपिक चालू करने वाले हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स इन यूग्लिनोइड्स। प्लांट सेल कहाँ कहाँ पाया जाता, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल के अंदर और यूग्लिनोइड्स के अंदर मेनली पाया जाता है। दीज आर ईजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर लार्ज। ये ईजिली ऑब्जर्व होते हैं किसके, अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि क्या होते हैं, लार्ज हो जाते हैं। क्योंकि लार्ज होते हैं इसलिए आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स thus imparting स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। जो प्लास्टिड होते हैं वो पिगमेंट उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट, plastids कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। और पिगमेंट प्लास्टिड प्रेजेंट होने की वजह से ही हमने इनको 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट में बांटा, क्रोमोप्लास्ट में एंड देन ल्यूकोप्लास्ट। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो जो क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल। यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंटेन करता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, जो किस में मदद करते हैं, ट्रैपिंग ऑफ द लाइट, जो किसके अंदर मदद करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिनसे हम क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं, अपना फूड बना देते हैं ये। In the chromoplast, fat soluble carotenoids pigment like keratin, xanthophylls and the other colors are present। जबकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन से कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, फैट सोल्यूबल कैरोटीन। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो, कैरोटीन इंक्लूड होता है, xanthophyll इंक्लूड करते हैं, और बहुत सारे पिगमेंट्स भी इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को क्या अलग अलग कलर प्रोवाइड कराते हैं। येलो कलर प्रोवाइड करा सकते हैं, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं, रेड कलर प्रोवाइड करा सकते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमारे क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, और जो इनका फंक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करना ही इनका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। इनको भी हमने 3 भागों में बांट दिया। ल्यूकोप्लास्ट को हमने मेनली कितने भागों में, 3 भागों में बांटा।
अमाइलोप्लास्ट जो क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। इलाइयोप्लास्ट जो क्या स्टोर करते हैं, ऑयल्स एंड फैट, इसका एग्जाम्पल है ग्राउंडनट, इसका एग्जाम्पल है ग्राउंडनट, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडनट। जबकि वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, जबकि एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स स्टोर करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर मेनली कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर। और जो मेसोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती है, मेनली ग्रीन पार्ट्स के अंदर पाई जाती है। उसमें ही मेनली क्या है, लीव्स है। लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल पाई जाती हैं और मेसोफिल सेल के अंदर हमारी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। ये बहुत सारी वेरिएबल शेप्स के अंदर हो सकते हैं, चाहे वो लेंस शेप्ड हो, ओवल हो, स्फेरिकल हो, डिस्कोइड हो, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट, इवन रिबन लाइक शेप में ही प्रेजेंट होता है, जिनकी क्या होती है, वेरिएबल लेंथ होती है, चाहे वो 5.10 माइक्रोमीटर हो, और जो विड्थ होती है वो क्या होती है, 2.4 माइक्रोमीटर। और इनकी खास बात भी है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेसोफिल होती हैं वो वेरी कर सकती हैं हर सेल के अंदर, यानी पर सेल के अंदर, पर सेल के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेसोफिल सेल का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे कि हमें यहाँ एग्जांपल में दिया गया है क्या, क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास के अंदर एक सेल के अंदर एक मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि ग्रीन एल्गी जो है उनके अंदर एक सेल के अंदर 20 से 40 मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है और ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम द 1 parcel ऑफ द क्लैमिडोमोनास अ ग्रीन एल्गी टू 20 to 40 parcel इन द मेसोफिल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट होता है और आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो एक स्पेस कंटेन करती है, एनक्लोज्ड करती है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल भी होती है। क्या होती है, रिलेटिवली लेस परमेबल होती है विद दी आउटर मेम्ब्रेन। और इसी स्ट्रोमा के अंदर एक फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम थाइलाकोइड्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं। और यही सब यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या, कि जो स्पेस लिमिटेड होते हैं बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सैक्स, जिनको हम कहते हैं थाइलाकोइड्स कहते हैं, जो क्या कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। यही थाइलाकोइड्स जो होते हैं, दैट थाइलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन द स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन कॉल द ग्रेना, सिंगुलर क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, और द इंटर ग्रेनल थाइलाकोइड्स। यही जब थाइलाकोइड्स पाइल्स ऑफ द कॉइन्स के अंदर अरेंज्ड हो जाते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स के अंदर अरेंज होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कह दिया जाता है। ग्रेना एक प्लूरल है, जिसको सिंगुलर में हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। यही ग्रेना का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरग्रेनल थाइलाकोइड। याद रखिए कि ग्रेना का दूसरा नाम क्या है, इंटरग्रेनल थाइलाकोइड्स। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनियस टिब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले कनेक्टिंग द थाइलाकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। तो डिफरेंट ग्रेना के थाइलाकोइड्स को आपस में अरेंज कराने का काम किसका होता है, स्ट्रोमा लैमेले करता है। कौन करता है, स्ट्रोमा लैमेले। और स्ट्रोमा लैमेले ये भी फ्लैट मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट थाइलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या करती है, एनक्लोज करती है स्पेस को, जिसको हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन।
जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो कंटेन करता है क्या, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे क्या कि जो स्ट्रोमा होता है वो कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में मदद करता है। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड द राइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा क्या कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसके पास भी क्या होता है, अपना खुद का डीएनए और अपने खुद का राइबोसोम होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थाइलाकोइड्स। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, वो थाइलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि थाइलाकोइड्स का मेनली काम क्या होता है, ट्रैपिंग द लाइट। क्या होता है, ट्रैपिंग कराना होता है लाइट की। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, दैट इज 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, दैट इज 80s। जो राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉल, छोटा होता है, 70s। जबकि जो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, 80s राइबोसोम होता है। या फिर यही साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट हो जिसको हम कहते हैं 80s राइबोसोम कहते हैं। अब हम ये जो 70s और 80s होते हैं ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इनको हम राइबोसोम्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम मेनली है क्या, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज पैलेट। तो राइबोसोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया, जॉर्ज पैलेट ने 1953 के अंदर। दे आर कंपोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स क्या है, ये क्या एक कंपोज होते हैं किससे, आरएनए से एंड प्रोटीन से। और हमें पता ही है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जो दोनों के अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर द 80s होता है, वाइल द जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70s होता है। जो हमारा 80s राइबोसोम होता है वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी, 60s प्लस 40s, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है हमारा 80s राइबोसोम बनता है। क्या बनता है हमारा 80s राइबोसोम बनता है। जबकि हमारा जो 70s राइबोसोम होता है वो हमारा 2 सब यूनिट से मिलकर बना, कौन कौन सी, 50s सब यूनिट प्लस 30s सब यूनिट, माफ़ कीजिएगा 40 लिखे गए वहाँ पर, 50s सब यूनिट प्लस 30s सब यूनिट्स, इन 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और इन दोनों को जोड़कर रखने का काम किसका आयन का होता है, मैग्नीशियम आयन का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम आयन का। ये याद रखिए कि इन दोनों को जोड़ कौन रखता है, मैग्नीशियम आयन। द टू सब यूनिट्स ऑफ द 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s, वाइल दैट ऑफ द 70s के अंदर कौन कौन सी होता है, 50s एंड 30s। तो 80s भी 2 से मिलकर बना होता है, 60s एंड 40s, और 70s भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50s एंड 30s। यहाँ पर जो S है, अब हम S जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वेटबर्ग यूनिट को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वेटबर्ग यूनिट को, जो कि स्टैंड करता है फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या S रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, स्वेटबर्ग यूनिट को। यहाँ ये भी अंडरलाइन कीजिएगा कि राइबोसोम के अंदर जो 70s 80s राइबोसोम होते हैं उनके अंदर S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट द स्वेटबर्ग यूनिट, जो स्टैंड होता है किसके लिए, फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है ये क्या इनडायरेक्टली मेजर कर रहा है, डेंसिटी एंड साइज को। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मेनली जो होता है वो इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी को और साइज को। बोथ 70s एंड देन 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ द 2 सब यूनिट्स। जो बोथ, चाहे वो 70s राइबोसोम हो चाहे फिर वो 80s राइबोसोम हो, वो किससे कंपोज होकर बनता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा। राइबोसोम का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें पता है राइबोसोम 2 सब यूनिट में होता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ये हमारी लार्ज सब यूनिट एंड इट इज़ हमारी स्मॉल सब यूनिट। और इन दोनों को जोड़कर हमारा क्या बनता है, राइबोसोम। और इन दोनों को जोड़ के रखने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, मैग्नीशियम 2+ आयन।
मैग्नीशियम 2+ आयन इन दोनों को जोड़कर रखने में मदद करता है। हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन मेनली क्या है, एक इलेबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटोनीशियस स्ट्रक्चर है जो कंसिस्ट करता है, क्या क्या कंसिस्ट होता है साइटोस्केलेटन के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रेजेंट होते हैं इन दी साइटोप्लाज्म, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन मेनली क्या क्या है, ये फिलामेंटस प्रोटोनीशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनका जो मेन फंक्शन होता है, द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज द मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। इनके मेन फंक्शन है कि जो साइटोस्केलेटन है वो हमारा मोटिलिटी में मदद करेगा, हमारा सेल सपोर्ट में मदद करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करेगा, या फिर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल कराएगा। ये हमारे साइटोस्केलेटन के फंक्शन है, याद रखिएगा साइटोस्केलेटन के फंक्शन। और अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है क्या, सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या आ रहा है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया जिसको हम सिंगुलर के अंदर कहते हैं सीलियम कहते हैं, फ्लैजिला जिसको हम सिंगुलर के अंदर क्या कहते हैं, फ्लैजिलम, आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच वर्क लाइक द ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluids। तो सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और का मतलब होता है यहाँ पर अटैच, माफ कीजिएगा अटैचमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, अटैचमेंट और का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अटैचमेंट, और का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अटैचमेंट। तो सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स कोसिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, या तो ये तो सेल का मूवमेंट कराते हैं या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराते हैं। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। जो फ्लैजिला होता है, अगर हम सीलिया से कंपेयर करें इसको, तो फ्लैजिला हमारे लॉन्ग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जब हम क्या फ्लैजिला के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला होता है, और वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी फ्लैजिला होता है। जो दोनों फ्लैजिला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चरली। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिलम क्या शो करती है कि जो सीलिया और फ्लैजिलम होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सीलिया और फ्लैजिला को देखा तो हमने पाया कि दोनों के दोनों किससे कवर्ड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, या फिर जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। देयर कोर्स कॉल्ड द एक्सोनिम, और जो उनका कोर होता है, सीलिया है फिर फ्लैजिलम के कोर को हम कहते हैं एक्सोनिम। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है डायरेक्ट पेपर के अंदर कि जो कोर होता है सीलिया और फ्लैजिलम उसको क्या कहते हैं, एक्सोनिम। possess a number of the microtubule running parallel to the long axis। जो एक्सोनिम होता है वो क्या करता है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस एक्सोनिम के अंदर। तो जो एक्सोनिम है यूजुअली हैज़ द 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनिम के अंदर क्या क्या होते हैं, पेरिफेरल पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं। कितने नंबर के अंदर होता है, 9, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सोनिम होते हैं उसके अंदर 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स,
और साथ साथ में क्या होता है, एक पेयर ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी, क्या होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होता है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्स टू एज 9+2 अरे, और ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट होते हैं। ये 9 है, ये क्या है हमारा बता रहा है, 9 पेयर ऑफ डबलेट रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बता रहा है, जबकि ये जो दो है, ये जो दो है ये क्या है, पेयर है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, जो क्या है सेंटर के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, पूरे को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल सीट। जो हमारे सेंट्रल ट्यूब्यूल होते हैं, जो कि एक पेयर होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किससे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, ब्रिज के थ्रू। एंड इट इज़ आल्सो एनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल सीट, और जो हमारा सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है वो किससे कवर्ड होता है, सेंट्रल सीट से कवर्ड होता है, विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरीफेरल डबलेट बाय द रेडियल स्पोक। और जो सेंट्रल सीट होती है, जो हमारी पेरीफेरी के अंदर 9 पेयर्स ऑफ डबलेट रेडियल एंड पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड होते हैं, वो प्रत्येक 9 पेयर्स ऑफ डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं किससे, सेंट्रल सीट से, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू। दस देयर आर द 9 रेडियल स्पोक। इसलिए यहाँ पर कितनी स्पोक, कितनी रेडियल स्पोक है, 9, क्योंकि 9 ही माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। द पेरीफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। और जो पेरीफेरी के अंदर 9 पेयर्स ऑफ डबलेट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ भी अटैच होते हैं, किसके थ्रू, लिंकर्स के थ्रू, या फिर जिसको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से भी आप जानते हैं। बोथ सीलिया एंड द फ्लैजिलम emerges from the centriole like structures called the basal bodies। तो जो हमारे सीलिया होते हैं या फिर फ्लैजिलम होते हैं, वो कहाँ से इमर्जिस होते हैं, इमर्जिस आउट होते हैं फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम, बेसल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो सीलिया और फ्लैजिलम कहाँ से इमर्जिस आउट होते हैं, वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से अराउंड होते हैं, जिसको हम बेसल बॉडीज़ कहते हैं। मैं आपको अभी इनका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ सीलिया और फ्लैजिला का, और बताता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। क्या हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे कि हमें यहाँ भी दिखा गया है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो इसका कोर होता है, ये क्या है, पूरा कोर है इसका, क्या है, ये इसका कोर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। और इसी एक्सोनिम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, 9 पेयर्स ऑफ डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेयर ऑफ डबलेट्स है, जो कहाँ पर अरेंज है, पेरीफेरी, कहाँ पर अरेंज है, पेरीफेरी पर ही अरेंज्ड है। और एक पेयर क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होता है। एक पेयर ये रहा सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, जो हमारे किसके अंदर होता है, यूकैरियोट्स के, यूकैरियोट फ्लैजिला के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोट फ्लैजिला के अंदर पाया जाता है। और हमने देखा था कि जो हमारे क्या, जो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को क्या कवर्ड करता है, सेंट्रल सीट। ये हमारी क्या है, जो लाल लाल सी आपको दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है हमारी, ये हमारी सेंट्रल सीट है, ये हमारी सेंट्रल सीट। देखो यहाँ पर डिनोट भी किया गया है कि हमारी सेंट्रल शीट है। और हर एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो अटैच्ड होते हैं इसी सेंट्रल सीट से, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू। देखो जैसे ये रहा रेडियल स्पोक,
ये रहा रेडियल स्पोक, ये रहा रेडियल स्पोक, ये रहा रेडियल स्पोक, ये रहा रेडियल स्पोक। तो ऐसे ही 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं, जो पेरिफेरल के अंदर जो डबलेट्स होते हैं वो सेंट्रल सीज से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो पूरा सीलिया और जो फ्लैजिला होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फिर इमर्जिस होते हैं कहाँ से, बेसल बॉडीज होते हैं जो कैसी होते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होती है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब हमने डायग्रामेटिक व्यू देख लिया इसका सीलिया एंड द फ्लैजिला का। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करनी है। क्या करनी है, सब्सक्राइब भी करनी है, लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। और अपनी तैयारी यूं ही जारी रखिए। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट आएगा जो पार्ट नंबर 5 होगा। उसके अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम डायग्राम्स की एक अलग वीडियो देखेंगे हर एक ऑर्गेनेल के बारे में, और वहाँ पर रिवीजन करेंगे कि क्या हर ऑर्गेनेल के अंदर क्या क्या मेन फंक्शन है। वहाँ पर हम यही सब क्या करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए गुड नाइट।